प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एडुफाई हब पर। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेरी वेल, ओके? एंड हियर वी आर completing the class 12th biology lecture, and which lecture we were completing? Ecosystem. Yes, so today we are going to move ahead further in the second lecture. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है? वी कंप्लीटेड द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम। फिर हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हमने पढ़ा एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स की डिटेल में, है ना? सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कंप्लीट की। देन वी स्टडी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में आपने पढ़ा, एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड सो मेनी थिंग्स। यस, प्रीवियस लेक्चर को एक बार ज़रूर गो थ्रू करें इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले, ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट, जिसमें आपको पढ़ना है कि स्पेसिफिकली फूड चेन किस तरीके से फंक्शनल होते हैं, ओके? देन अबाउट द फूड वेव, और उसके अलावा इस पूरी प्रोसेस में किस तरीके से जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो किस तरीके से आपके पास प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है, एनर्जी फ्लो मेंटेन होता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेसेस, सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस lecture, okay? So before we are going to start, you all may join here with our telegram channel. आप इसे डायरेक्टली यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और you may join it by just written एडुफाई हब मेंशन करके आप टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का डेटा अवेलेबल मिलता है, PDF फाइल्स you all will be getting, then DPPs and so many things are available. Yes, okay, so now we are starting with the food chain. So what is food chain exactly बेटा? यहाँ एक चेन वर्ड आ रहा है। चेन का मतलब है सीक्वेंस ऑफ समथिंग, ओके? अब आपने कहा फूड चेन है, तो फूड चेन का मीनिंग क्या है कि आपका अगर कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था प्रोड्यूसर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स क्या थे? जो अपना फूड सेल्फ में फॉर्म कर रहे थे, स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात हमने की थी, यस? या आप अगर एक्वेटिक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर क्या थे? फाइटोप्लैंक्टन्स थे। तो फूड चेन एग्जैक्टली क्या होती है? इट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंडिंग अपॉन वन अनदर फॉर द फूड। एक दूसरे के ऊपर फूड पर डिपेंडिंग जो आपकी कंडीशन है उसको अगर आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करें, डिफाइन करते हैं। क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग क्या है? आप एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, 1 2 3 4 एंड ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जैसे मान लीजिए फूड किसने लिया, वहाँ से ग्रासहॉपर ने, फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर को किसने खा लिया, किसने? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रॉग है, ठीक है? फिर फ्रॉग के साथ नेक्स्ट कंडीशन में स्नेक आ गया। तो एक तरीके से एक ऑर्डर अरेंज होता है जो आप फूड चेन के फॉर्म में देखते हैं, ओके? अब जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देखना है। एज एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स another organism, the energy produced by the producers is passed to the next organism. आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो स्पेसिफिकली जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। और एक बार फिर से रिकॉल करिए कि सनलाइट वाले जो एनर्जी वाले पार्ट को आपने पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था किसके बारे में? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के बारे में। रिमेंबर, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो कंप्लीट सोलर रेडिएशन है जो सन से हमें मिलता है, ठीक है, उसमें से प्लांट्स ओवरऑल अगर देखें तो जो पार वाला पार्ट था वो कितना था? 50% ही जो रेडिएशन था वो आपका पहले तो हमें अटेन होता है, ठीक है? और प्लांट्स आपका उसमें से जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो कितना था? अराउंड 2 to 10% था, ठीक है ना? मतलब 50% तो टोटल रेडिएशन का हमें मिल रहा है, उसमें से जो आपका प्लांट्स यूज कर रहे हैं वो 2 से 10% का ही था, अराउंड 2 to 10% का। और उसमें से भी स्पेसिफिकली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव कितना परसेंटेज था? 1%, जो आपका प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये केवल हमने रिकॉल करने के लिए यहाँ पढ़ा है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनते हैं और वो हम करेंगे अभी, ठीक है? अच्छा, तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं बेटा, इन प्रोड्यूसर्स के साथ क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, इसको जिसने भी खाया सबसे पहले जो डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहा है, हमने उसे क्या कहा था? प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है? डियर, ओके? फिर डियर को किसने ईट अप किया एज अ फूड? फॉक्स ने, तो इसे आपने क्या कहा? सेकेंडरी कंज्यूमर। देन आपके फॉक्स को किसने खाया? टाइगर ने, तो ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर। और इस तरीके से आपकी जो चेन है वो एक ऑर्डर में क्या करती है? बढ़ती चली जाती है।
और जो एनर्जी है वो पास ऑन होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एंड सच अ फूड चेन इज नोइंग एज द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, आप अभी दो वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर, एक ग्रेजिंग और दूसरा है डेट्राइटस। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रेजिंग वर्ड यूज होता है ना, स्पेसिफिकली उस फूड चेन के लिए यूज होता है जहाँ पर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, सनलाइट है। क्लियर? तो यहाँ पर जब भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर, वहां पर आप फूड चेन का वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? फूड चेन वेयर एनर्जी इज गेन बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। स्पेसिफिकली ग्रेजिंग, जैसे आप टेरेस्ट्रियल में जब बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल में ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ पर हो रही होगी? प्लांट से शुरू होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स प्लांट्स है, वही फोटोसिंथेसिस को यूज कर रहे हैं, तो वहां से स्टार्ट होगा, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आएगा। ठीक है, और जब हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की, देन दैट विल बी फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन ईच अदर फॉर द फूड। ओके, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से देखो, अ ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद व्हाट? ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? देखो जरा ध्यान से, आपसे पूछा गया है ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। आपको पता है कि ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा किस प्रोसेस से शुरू होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता, आपका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। क्या डिके से हो रही है? नहीं, अभी आप डिके वाली प्रोसेस को पढ़ेंगे कि वहां से भी कैसे फूड चेन स्टार्ट होती है, बट दैट इज नॉट अबाउट ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन है आपकी जो फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होती है, ये आपकी डेट्राइटिस फूड चेन है, इसे आप आगे देखेंगे। ओके, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन से आपकी प्रोसेस शुरू हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद फोटोसिंथेसिस। ओके, देन अबाउट हेयर ग्रेजिंग फूड चेन के, देखो बेटा ये एग्जांपल्स आपको ध्यान से देखने हैं। ये आपका हो गया टेरेस्ट्रियल लैंड पे, ग्रेन्स हैं या प्लांट्स हैं, फिर रोडेंट्स हैं, इन्होंने इसको खाया, फिर रोडेंट्स को स्नेक ने खाया और स्नेक को हॉक ने। तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, ये वर्ड भी बार बार देखो, प्रोड्यूसर्स जो आपका क्या कर रहे हैं, एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रेजिंग फूड चेन की बात हो रही है। ठीक है, फिर रोडेंट्स प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर जो डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट प्रोड्यूस को, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो किसको खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, यस, फिर टर्शरी कंज्यूमर जो किसको खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखो जरा, ग्रेजिंग फूड चेन केवल आपके टेरेस्ट्रियल लैंड में नहीं है, प्लांट्स के अलावा भी ये आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी है, जहाँ पर आपका पानी अवेलेबल है। या आप जब बात करते हैं रिवर्स की, सीज की, तो यहाँ पर देखो ये कैसे काम करता है। वहाँ पर जो आपका एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं ना, वहाँ पर उनका नाम क्या है स्पेसिफिकली? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स आपके स्पेसिफिक सीवीड्स आप कहिए, जिनके पास क्या है, स्पेसिफिक कंपोनेंट क्लोरोफिल अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ग्रीन एल्गाज आर देयर, ये क्या करते हैं, आपके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सरफेस लेवल पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फिर इनको किसने यहाँ पर ईटअप किया? प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हो गए, जैसे क्लैम्स की बात हुई। ठीक है, फिर इसके बाद स्मॉल फिशेज ने आपके प्राइमरी कंज्यूमर को ईटअप किया, और फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर जो स्मॉल फिशेज हैं उसने किससे खा लिया? यहाँ पर आपके जो लार्ज फिशेज हैं। तो अल्टीमेटली ग्रेजिंग फूड चेन आपकी दोनों ही पार्ट पर डन हो रही है। ओके, टेरेस्ट्रियल पर भी और एक्वेटिक पर भी। ओके, नाउ अब समझेंगे ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं बेटा। ट्रॉफिक लेवल का मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रॉफिक का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? न्यूट्रिशन से। ठीक है, कि आपने अगर कोई भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस हुई, ठीक है, तो वहाँ पर एग्जैक्टली किस ऑर्डर में ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते हैं। मतलब सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होगा वो सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर आया, वो सबसे पहले न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, सेल्फ में फॉर्म ही कर रहा है। फिर उसके बाद वहाँ से वो एनर्जी ट्रांसफर कहाँ हुई होगी? प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। फिर वहाँ से जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया होगा, तब वहाँ से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई होगी? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। तो यही बात यहाँ पर आपको देखनी है। जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ये आपके ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन को बताते हैं कि किस पोजीशन पर कौन सा ऑर्गेनिज्म है किसी भी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर। ओके, यहाँ देखो, द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अलोंग विद द फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। ये न्यूट्रिशन का लेवल शो करता है। ठीक है, अब देखो, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स। तो मतलब क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको इस तरीके से देखते हैं बेटा, इसको यहाँ पर हम ऐसे समझ लें अगर, फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ देखो ध्यान से, अल्टीमेटली जरा तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो। जैसे अगर मैंने कहा ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, तो ये अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पे है? थर्ड पर। यस,
थर्ड ट्रॉफिक लेवल किस पे डिपेंडेंट है? सेकंड पर, एंड सेकंड ट्रॉफिक लेवल किस पर डिपेंडेंट है? फर्स्ट पर। अल्टीमेटली यही तो प्रोसेस है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं आपके, वो अपने से लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उन पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर एनर्जी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बात? आपका जैसे मान लीजिए हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो ये अपने नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पर क्या है? डिपेंडेंट है। किसके लिए? एनर्जी के लिए। दैट्स वाई आप ट्रॉफिक लेवल पर ये स्टेटमेंट कहते हैं कि आपके जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? पोजीशन है किसकी? ऑर्गेनिज्म की इन द फूड चेन। ओके ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड फर्दर। एक बार इसको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स हैं इसमें आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स की बात हुई है। एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, स्टैंडिंग क्रॉप, है ना। स्टैंडिंग क्रॉप का मीनिंग क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप ऐसे समझो, ये बात करता है लिविंग बायोमास की, है ना। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बायोमास का प्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के बिहाफ में ही, तो जैसे आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपके क्या क्या प्रोडक्शन कर रहे होते हैं? प्लांट से आपका अगर हम देखें तो क्या ये वुड का भी प्रोडक्शन करते हैं? ये उसका क्या है? बायोमास है जो उसने क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। तो एग्जैक्ट लिविंग बायोमास जो कि आपका कोई भी ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूस कर रहा है उसे आप कहते हैं उसका स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, अब यहाँ देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो आपके पास क्या क्या है? ये सारी चीज़ें हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड पर आपको प्लांट्स मिल रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एक्वेटिक लेवल पर मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आपको क्या क्या मिला? जो आपके क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। याद रखना है इस बात को कि जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होता है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आपके क्या आते हैं बेटा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आपके आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। हम क्यों कह रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स? यस, हम प्राइमरी कंज्यूमर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो कंज्यूमर हैं जो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है बेटा? ये डिपेंडेंट है आपके प्लांट प्रोड्यूस पर, ठीक है, क्लियर। तो आपको ये कंफ्यूजन में नहीं आ रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, ये कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है किस पे डिपेंडेंट होगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। और ये कैसे होंगे? ये होंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, देन हेयर सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या आएगा? यहाँ पर आएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। वी स्टडीड इट अर्लियर ऑल्सो, यस, टर्शरी कंज्यूमर। तो आपको ये एग्जैक्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, कि ट्रॉफिक लेवल्स और कंज्यूमर में डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है कि अगर आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर क्यों है, आप इसको सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं कह सकते, है ना। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत करना। ओके ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स को ही। देखो ज़रा, ये आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल्स की। किस तरीके से एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से आपके अनदर ट्रॉफिक लेवल पर क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। क्लियर हो गई है ये बात? फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, देन थर्ड से फोर्थ। ग्रेन्स को किसने खाया? रोडेंट्स ने। रोडेंट्स को किसने खा लिया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। तो ग्रेन्स है आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, देन रोडेंट्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर, स्नेक आपका थर्ड एंड ईगल आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर। क्लियर हो गई है बात? ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी है कि जो फूड चेन है ना, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि वो फूड चेन की लेंथ कितनी बड़ी होगी, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इट नेवर हैपन्स कि यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया कि केवल 4 ट्रॉफिक लेवल ही होंगे, 5 ट्रॉफिक लेवल ही होंगे। ये डिपेंड करता है कि वो कितने ट्रॉफिक लेवल्स तक जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो कितने दिए गए? 6 ट्रॉफिक लेवल्स तक की चेन आपको दी गई है। तो आपकी वो एनर्जी जितने ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर होती चली जा रही है, हम कह रहे हैं कि हमारी जो फूड चेन है उसी लेंथ में क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है, और हम उसी ऑर्डर में ट्रॉफिक लेवल्स को डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर? ओके, अच्छा, अब आपको ज़रा आगे क्या समझना है, देखो ज़रा, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझना है। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है वो क्या है, लिंड्समैन का 10% लॉ, ठीक है। 10% लॉ क्या कहता है एग्जैक्टली हमें समझना है यहाँ पर कि जब भी, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमसे क्या कहा गया है कि जब भी किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल से जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक या लोअर ट्रॉफिक लेवल पर, हायर से लोअर पर जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि जो 10% ऑफ द एनर्जी है केवल वही ट्रांसफ़र होता है, नॉट द कंप्लीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि 90% एनर्जी किसने यूज़ कर ली, उसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल आया उसको क्या करने, एज अ फूड यूज़ करने के लिए, तो उसके पास उससे केवल 10% की एनर्जी ही क्या होती है, वहाँ से वो उसे यूटिलाइज कर सकता है। इसी को आप कहते हैं 10% लॉ ऑफ द एनर्जी। और यहाँ पर ये किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, क्या था, लिंड्समैन, ओके। अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ पर समझ लो जरा ये कैसे जाता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर फॉर एग्जाम्पल ये कितना था 20,000 किलो जूल, ठीक, तो अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर देखो ये कितना है 2000। वाई इट इज सो, 10% अगर आप निकालोगे 20,000 का तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से देखो ये 20,000 है आपका, ठीक है। अब 20,000 का आपने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से 10% निकाला, ठीक है, तो ये आपको कितना मिला 2000 किलो जूल, ठीक। अब 2000 का आपको 10% अगर निकालना है अगेन, तो ये कितना हो जाएगा 200, देन 200 से 20, अगेन देखो बार बार आपको देखना है इसको कि आपके पास केवल 10% की एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्या हो रही है, ट्रांसफर होती चली जा रही है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा, यस, कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है। आपका यहाँ पे लिंड्समैन का 10% लॉ आपने कंप्लीट किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इट इज़ रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने पढ़ा। लिखा क्या है देखो ज़रा, इन अ गिवन फूड चेन सपोज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ध्यान से समझना कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कितना है 5 किलो जूल है, देन व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। आपसे पूछा गया है कि एक फूड चेन दी गई है, ठीक है, एक फूड चेन दी है, वहाँ पर आपसे कहा गया है कि स्नैक वाले, स्नैक क्यों हमने कहा, आपसे कहा गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो अब आपको ये तो पता ही है ना कि ये आपका क्या है, ये है आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, है ना, ये है फर्स्ट, और ये क्या है बेटा, ये है आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल, देन इट वुड बी फोर्थ एंड इट वुड बी फिफ्थ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के बारे में। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी हमारे पास है वो कितनी है 5 किलो जूल, ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, तो प्रोड्यूसर लेवल पर हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर अटेन होगी या कितनी एनर्जी आपको अवेलेबल होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक तो आप क्या देख रहे थे कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास था 20,000, ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कर दिया था इसको 20,000 से 2,000, ये आपने 10% एनर्जी को इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हुए देखा। अब आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर 5 किलो जूल की एनर्जी है, मतलब अब आपको ये तो क्रिस्टल क्लियर पता होगा कि अगर यहाँ 5 किलो जूल की एनर्जी आई है तो इससे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कितनी रही होगी 50 रही होगी, बट ऑब्वियस सी चीज़ है, तभी तो 10% आया, तो ये 50 किलो जूल रही होगी। इससे पहले वाले ट्रॉफिक पर कितनी रही होगी कि यहाँ 50 आई है, देन आंसर विल बी व्हाट, यहाँ पे 500 किलो जूल रही होगी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। आपसे पूछा गया है कि आपके प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी होगी, तो प्रोड्यूसर लेवल के लिए आपको कहाँ जाना होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, तो अब ये चला जाएगा कहाँ बेटा 500 अगर यहाँ पहुँचा है तो यहाँ रहा होगा 5000 किलो जूल। इज इट क्लियर कि आपको जो प्रोड्यूसर लेवल पर एनर्जी रही होगी वो रही होगी अराउंड 5000 किलो जूल, इस तब जाकर यहाँ आपको फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर 5 किलो जूल की जो एनर्जी है वो अवेलेबल हुई। तो अब इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या होगा बेटा, देखो ऑप्शन ए है 5 किलो जूल, ऑप्शन बी है आपके पास 50, देन ऑप्शन सी है आपके पास 500 किलो जूल एंड ऑप्शन डी है आपके पास 5000 किलो जूल। क्या होगा आंसर इसका, यस, डी वुड बी द राइट आंसर हियर, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझेंगे।
ये वाला क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। जब आप 10% का जो एनर्जी का भी आपने लॉ देखा, तुम उससे कहीं कंफ्यूजन में ना हो, दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन को यहाँ साथ में कर रहे हैं। अब क्या है क्वेश्चन, देखो जरा, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन, द परसेंटेज ऑफ द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स हैं वो सोलर रेडिएशन का जो परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन है यूज़ करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वो परसेंटेज क्या है। अब यहाँ तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है। जब हम 10% का जो एनर्जी लॉ की बात कर रहे हैं वो हम ट्रॉफिक लेवल के एनर्जी के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे परसेंटेज पूछा जाए सोलर रेडिएशन से प्लांट कितना एब्जॉर्व कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमने अभी इनिशियली पढ़ा है इसके बारे में, जब मैंने आपको फिर से बताया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को डिफाइन करते हुए कि एट लास्ट ओनली 1% अमाउंट ऑफ दैट पावर एनर्जी प्लांट्स आपके क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सेल्फ में बताना है, क्या हो सकता है, ए है, बी, सी, डी, वॉट एवर इट इज, क्या होगा आंसर आपको पता है दैट इट वुड बी 1%। ओके, सो ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है हमें, है ना। ओके, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट ज़रा और समझ लें, एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जैसे हमने कहा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हुई, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, यही पढ़ा ना हमने। हम क्या कह रहे हैं, जब ये एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो बहुत ध्यान से इसको बुक में भी अंडरलाइन करते हुए पढ़ना। तो क्या लिखा है वहाँ पर, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, सो ऑल्सो व्हाट हैपेंस कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, हीट के फॉर्म में भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपको एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, वो ये हैं कि आपका जो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉज हैं, एक तो ये आपके इस कंप्लीट इकोसिस्टम में फॉलो होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे फॉलो होते हैं उसे हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो आपकी एनर्जी है ना, वो ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रक्ट होती है, केवल एनर्जी का एक फॉर्म आपके दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा लॉ आपका क्या कहता है कि जैसे भी आपकी एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है ना, ये आपके सराउंडिंग में एंट्रोपी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंट्रोपी का मतलब क्या है, एक तरीके का तुम समझो कि वो डिसबैलेंसेस, आप समझिए किसी भी तरीके का एक डिसऑर्डर है, ये उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम इस तरीके से देखें, अगर ध्यान से समझेंगे ये दोनों कैसे फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, देखो इकोसिस्टम में पहले तो आपको ये याद रखना है कि दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को क्या करता है, यहाँ पर ये फॉलो करता है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में बना हुआ क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है इकोसिस्टम का, कि आपके थर्मोडायनेमिक्स के क्या दोनों ही लॉ फॉलो होते हैं या केवल एक ही लॉ आपका फॉलो होता है, ये उससे असर्शन रीजन में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा देखो जरा, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अनदर एंड देयर इज टेंडेंसी टुवर्ड द डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को आप क्या कहते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब बहुत सारे चेंजेस होते चले जा रहे हैं लगातार, एंड बट ऑब्वियस सी चीज़ है, हमें पता है इस पूरी फूड चेन की जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मल्टीपल नंबर्स ऑफ चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उससे प्राइमरी कंज्यूमर्स ले रहे हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स ले रहे हैं, और वो सब अपने अपने तरीके से उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। हीट का प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो बहुत सारे वेरिएशंस को भी क्या करता है, क्रिएट करता है इन द सिस्टम, और सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, ओके, thus energy is lost to the environment when it moves from one trophic level to another trophic level. Okay, so this is about the energy loss process. Okay, अब यहाँ पर देखें हम डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फूड चेन के बारे में, ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, फिर हमने पढ़ा किस तरीके से आपका जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी आपने देख लिया लिंड्समान का। ठीक है, फिर आपने कुछ क्वेश्चंस को भी डन किया, और उसके अलावा आपने यहाँ पर समझा अभी कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के लॉज आपके फॉलो होते हैं, और ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। अब देखो डेट्राइटस फूड चेन क्या है। जब भी डेट्राइटस वर्ड यूज़ हो जाए, आपको ध्यान देना है कि डेट्राइटस वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ होता है डेड एंड डिकी मैटर के लिए। डेड एंड डिके मैटर का मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए आपका एक पेड़ है। ठीक है, अब इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, अब वो गिरेंगी ज़मीन पर, बिल्कुल गिरेंगी। तो जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी पत्तियां हैं वो गल रही हैं, जो सड़ी गली पत्तियां हैं, या आपका जो ह्यूमन वेस्ट है या एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब कहीं पर भी जब आप डेट्राइटस वर्ड यूज़ करते हैं तो आप वहाँ वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं विच इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक डेड एंड डिके मैटर को आप क्या कहते हैं, डेट्राइटस टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो जो डेट्राइटस फूड चेन है आपकी, उसमें जो पूरी एनर्जी है वो आपको कहाँ से मिलेगी, इन्हीं डेड एंड डिके वाला जो मैटर है यहाँ से आपको इस पूरी फूड चेन के लिए एनर्जी मिलेगी। अच्छा, जरा ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे डेट्राइटस अवेलेबल हैं तो अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ, मतलब ये ग्रेजिंग फूड चेन से बिल्कुल अलग हो गई, है ना। तो अब यहाँ पर ये पूरी फूड चेन कैसे आगे बढ़ेगी, सोचने वाली बात है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि इस सॉइल में स्पेसिफिकली बहुत तरीके के बैक्टीरिया, फंजाई, मल्टीपल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं सॉइल में। तो अब उन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं कि वो पर्टिकुलर जो डेड एंड डिके मैटर उसे सिंपलर कंपोनेंट्स में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है, उसको वहाँ पर डिकम्पोज कर देगा। फिर वहाँ पर उन डिकम्पोजर्स को कौन ईट अप कर लेगा, वहाँ पर अभी आपके आएंगे क्या, डेट्रीवोर्स, ठीक है। तो आगे जाकर के ये किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है इसे आपको भी डिटेल में समझना है, ओके। फूड चेन वेयर एनर्जी इज गेन्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर के लिए वर्ड क्या यूज होगा, डेट्राइटस, ये वर्ड आपको याद रखना है। आपकी जो भी फूड चेन स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेट्राइटस, ठीक है, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर के साथ, उसे आप कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन, ओके। अब समझ लीजिए डिकम्पोजर्स क्या है। पहली चीज़ तो ये कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होने का मतलब है, ट्रॉफिक फिर से न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब डिपेंडेंसी है, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है मतलब दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ये अपना सेल्फ में फूड नहीं फॉर्म कर सकते हैं, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट, यस। अब यहाँ देखो, दे आर ऑल्सो नोन एज द सेप्रोट्रॉफ्स, यस, सेप्रो टू डिकम्पोज, इन्हें आप सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर्स आपके क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी को लेते हैं, इसीलिए आप इन्हें सेप्रोट्रॉफ या क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, इसके बारे में अभी आप आगे देखेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैम आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म बताएंगे, उन टर्म्स को अंडरलाइन करिएगा ध्यान से, क्या है। देखो, डेट्राइटस तो ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं कि डेट्राइटस की बात हमने की है, ये है क्या, ठीक है, हमने डिकम्पोजर्स की बात कर ली। एक वर्ड और आता है दैट इज नोन एज डेट्रीवोर्स, ठीक है, डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स, डेट्राइटस, डिकम्पोजर, कन्फ्यूजन में नहीं आना है, ध्यान से समझ लीजिए। जो आपके डेट्राइटस हैं, डेट्राइटस मतलब वो आपका रॉ मटेरियल, उस पर्टिकुलर फूड चेन का जहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वो जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, डेड एंड डिके मैटर, ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स आ रहे हैं, मतलब आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब ये जो बैक्टीरिया फंजाई आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो किए, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर प्रोसेस हुई, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हुई, उसके बाद जो डेट्रीवोर्स हैं, डेट्रीवोर्स का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, ये जो अर्थवॉर्म है ये क्या करते हैं, ये आपके ईट अप करते हैं इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया, फंजाई एंड एवरीथिंग जो भी आपका सॉइल में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को और क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। तो आपको डेट्रीवोर्स वर्ड स्पेसिफिकली याद रखना है कि डेट्रीवोर्स में एग्जाम्पल एक तो याद रखिए अर्थवॉर्म का, जो कि आपका डायरेक्टली किसको यहाँ पर ईट अप कर रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एवरीथिंग, यस, ओके। अब इसके बाद जो डेट्रीवोर्स है उसको किसने खा लिया, यहाँ पर स्पैरो ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पैरो आपका क्या है, प्रेडेटर है। तो अगर आप बात करें डेट्राइटस फूड चेन की, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई, डेड एंड डिके मैटर से, डेट्राइटस से, फिर डिकम्पोजर्स है, उन्हें बैक्टीरिया ने और फंजाई ने वहाँ पर डिकम्पोजिशन शुरू किया, फिर उसको किसने ईट अप किया, डेट्रीवोर्स ने, फिर डेट्रीवोर्स को किसने खा लिया, स्पैरोज ने। तो ये पूरी फूड चेन तैयार हुई, क्लियर है ये बात, ओके। अब आपको इसका एक डिटेल पार्ट भी यहाँ देखना है, तो पहले हम छोटे छोटे से इसके पार्ट्स को डन करें, ठीक है। कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट कह रहा है एनर्जी इज लॉस्ट इन डीएफसी ऑल्सो, मतलब जहाँ पर भी अभी मैं डीएफसी लिखूंगी उसका मतलब क्या है, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। जहाँ पर लिखे हम जीएफसी दैट इज व्हाट, आपकी ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी का लॉस यहाँ भी होता है, ग्रेजिंग फूड चेन में भी हो रहा था, ठीक है। सो एग्जाम्पल, प्लांट डाई विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के पास प्लांट का वो पार्ट नहीं पहुंच पाया, वो डायरेक्टली कहाँ चला गया, सॉइल के पास चला गया, ठीक है। अब जैसे ही सॉइल के पास वो डेड एंड डिके मैटर पहुंचा, वहाँ पर बायोमास इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट कंज्यूमर, वो बायोमास अब नेक्स्ट कंज्यूमर पे तो नहीं गया, तो अब वो कौन सी फूड चेन फॉलो करने लगेगा, डेट्राइटस फूड चेन, क्लियर, ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट और द डेड मैटर लीड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके। ये वाला पूरा प्रोसेस आप समझ चुके हैं पहले भी, किस तरीके से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है, ओके, ओके। देन अबाउट हेयर
Okay, then we are going to complete the complete, okay, detritus food chain we studied here. Now we are going to understand few more topics here. Detritus food chain के बाद आपको एक चीज़ ये समझना है, अब आपके पास एक टर्म यूज़ होता है विच इज़ नोन एज फूड वेब, है ना. तो आप फूड वेब की जब बात करते हैं तो वेब का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है. वेब का मतलब होता है एक जाल तरीके का स्ट्रक्चर बन जाना, बिल्कुल जाल. मतलब जैसे अभी तक आप ऑर्डर की बात कर रहे थे, एक सीक्वेंस की 1 2 3 4 5 6. अब हम ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, अब हम कह रहे हैं कि आपके पास फूड वेब की भी कंडीशन क्रिएट होती है इकोसिस्टम में. और फूड वेब की कंडीशन जब क्रिएट होती है ना, तो वहाँ पर अभी हम क्या देखेंगे कि मल्टीपल नंबर्स ऑफ फूड चेन 1 2 3 4 किस तरीके से वो क्या करती हैं, आपस में कंबाइंड होती हैं और एक फूड वेव का फॉर्मेशन कर लेती हैं. ठीक है, तो अब आपको फूड वेव के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ समझना है. फूड वेव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखेंगे. अच्छा, किस तरीके से आपकी फूड चेन्स है वो कनेक्ट करती हैं. देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पर. ओके, क्या लिखा है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रे ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन इंटरकनेक्टेड मेनी डिफरेंट फूड चेन्स. ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल, यहाँ देखो कि आपको एक पर्टिकुलर फूड चेन है. ओके, यहाँ पर ही एक बार ध्यान से देखिए, जैसे आपके जो फ्रूट्स ही हैं, ठीक है, जैसे आपके जो फ्रूट्स हैं या प्लांट प्रोड्यूस हैं, तो उसे केवल सेकेंडरी प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल पर जो आपके प्लांट्स हैं, क्या उसे प्राइमरी कंज्यूमर जब ले रहे हैं तो केवल क्या एक ही ऑर्गेनिज्म है जो उसे खा रहा है? बिल्कुल नहीं. अगर ग्रास ऊपर खा रहा है तो वहाँ पर रैबिट भी उसे खा सकता है, डियर भी उसे खा सकती है. ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर क्या हो गया, डिफरेंट चेन्स का क्रिएशन है. या अगर आप बात करें कि जो आपका रैबिट है, ठीक है, तो रैबिट को क्या केवल डियर खा रहा है? ज़रूरी नहीं है ना, फॉक्स भी खा नहीं, डियर, आई एम नॉट सेइंग डियर. सी, जैसे रैबिट है तो क्या रैबिट को फॉक्स खा रहा है, या रैबिट को कोई अदर आपका जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म है वो भी ईट अप कर सकता है. ठीक है, जैसे आपने बात कर दी यहाँ पे टाइगर्स की, तो वो सारी प्रोसेस भी हो सकती है ना. मतलब इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा है, ढेर सारी फूड चेन्स आपकी क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है. उसी की बात कर रहा है बेटा. ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स की बात कर रहा है, जिसमें आप फूड वेव के बारे में पढ़ते हैं. तो फूड वेव क्या है, एक नेटवर्क है फूड चेन का जो इंटरकनेक्टेड होता है फ्रॉम विद वन अनदर. ओके, फूड वेव्स इज मोर रियल देन द फूड चेन. ये बात आपको याद रखनी है कि फूड चेन के कंपैरिजन में जो फूड वेव्स हैं वो आपके क्या होते हैं, ज़्यादा रियल होते हैं. रीज़न क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये हमेशा एक सीक्वेंस ही फॉलो करेगा. आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, ईट अप कर सकता है ना, एज पर देयर नीड. तो हम यही कह रहे हैं कि फूड वेव्स आपकी मोर रियल हैं देन द फूड चेन. It is essential for the stability of the ecosystem, most important point. ठीक है, and it provides opportunity for endangered prey to recover its number. ओके, तो यहाँ पर ये क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फूड प्रे, जो आपका जो फूड वेव है, कि जो आपके इंडेंजर्ड प्रे है वो अपने नंबर्स को रिकवर कर सकते हैं, जिनके स्पीशीज नंबर बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है. तो वहाँ पर वो अपने आप को एक तरीके का प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके जगह पर जो उनको खाने वाले प्रेडेटर्स हैं वो किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, खा लेंगे. ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एंडेंजर्ड प्रे टू रिकवर इट्स नंबर. ओके ओके, सो नाउ आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, इकोसिस्टम के आपके जो चारों स्टेप्स हैं, मतलब आप पूरे इकोसिस्टम के जो मेन 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें आप बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, डिकम्पोजिशन प्रोसेस की, एनर्जी फ्लो की एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सारे पार्ट्स को क्या करना है, डिटेल में समझना है. ठीक है, आपने एक बहुत जनरल इंट्रो ले लिया है कि एनर्जी फ्लो क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, लेकिन आपका डिटेल पार्ट इसमें कंप्लीट अवेलेबल है, आपके सिलेबस में है. तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे. 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें देखेंगे अभी, है ना. अच्छा, इसको समझने से पहले आपको एक पार्ट समझ लेना है विच रिलेटेड विद द बायोमास हेयर. बायोमास के लिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें समझनी है. बायोमास जो वर्ड यूज़ होता है, देखो, तो एक तो मास वर्ड यूज़ हो रहा है, दूसरा वर्ड है बायो, है ना. देखो ये 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, बायो एंड मास, है ना. तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू जब वो अपनी पूरी प्रोसेस को कर रहा है, वो लिविंग कंडीशन में है, तो वो एक पर्टिकुलर
कंटेंट या आप ऐसा समझिए पर्टिकुलर प्रोड्यूस को क्या कर रहा है, वहाँ पर प्रोड्यूस करता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज द बायोमास। ठीक है, जैसे मान लीजिए सनलाइट है, ठीक है, अगर प्लांट्स के केस में हम देखें तो इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी, वी आर नोइंग इट, ठीक है, कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होती है, एंड व्हाट इट फॉर्म्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विच टुगेदर फॉर्म द बायोमास। अल्टीमेटली वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई और उससे जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एज अ लिविंग प्रोडक्ट, मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन है, जो भी प्रोड्यूस उसने किया है एज अ प्रोडक्ट, तो वो आपका क्या है, बायोमास है। तो बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, और ये आपका कह सकते हैं आप कि इसे आप पर्टिकुलर एरिया के बिहाफ में देखेंगे एंड पर यूनिट टाइम में आप देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, तो जैसे क्रॉप का बायोमास अलग होगा, ट्रीज एंड प्लांट्स का बायोमास होगा, एक्वेटिक बायोमास। बायोमास वर्ड क्लियर हो रहा है, बायोमास का मीनिंग है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो किस अमाउंट में उसे तैयार करता है, दैट इज नोन एज इट्स बायोमास। ओके ओके, तो अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर अब एक वर्ड यूज होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके, और एक वर्ड आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को समझने के लिए ऐसे समझिए सबसे पहले तो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा आपकी रिलेटेड होगी प्रोड्यूसर से। जहाँ पर भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को हम कह रहे हैं क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऐसे समझो घर में फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स भी अर्निंग कर रहे हैं और बच्चे भी अर्निंग कर रहे हैं। ध्यान से समझो इसको, एक बहुत इजी सा एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा। तो जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स जो आपका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी है उनकी, जैसे मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका घर पे लेकर के आ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि आप उसको क्या करें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो आपके पेरेंट्स के थ्रू आई एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो आपके बच्चों के थ्रू आई। ठीक है, जो घर में बच्चे हैं कुछ इस तरीके से, मतलब जो मेजर पोर्शन है वो आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी आप समझिए कि जैसे जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स आपका प्राइमरी लेवल पर हैं, तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो आपके कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, आपके उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट, मतलब जो प्राइमरी पार्ट है, वहाँ से किसने ले लिया एनर्जी को, कंज्यूमर पे एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब कंज्यूमर्स भी प्रोडक्टिविटी डन करते हैं। अब कंज्यूमर कैसे करेंगे उस प्रोडक्टिविटी को, जैसे मान लीजिए हमने एनिमल वेस्ट सिक्रीटा की बात की, ठीक है, या आपने सीवेजेस की बात की, या ह्यूमन वेस्ट की बात की, तो ये जितनी भी चीज़ें आपके कंज्यूमर्स जनरेट कर रहे हैं, और इसे हम प्रोडक्टिविटी में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कहाँ चली जाती हैं, पूरी जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की प्रोसेस आप अभी देखेंगे, कैसे ये आपका सॉइल में मिक्स हुआ, फिर से डिकम्पोज हो जाएगा, फिर ये आपका पूरा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में प्रोसेस में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे आप मैन्योर की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, पढ़ते हैं ना कि किस तरीके से जो काऊ डंग है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, तो अल्टीमेटली वो भी तो एक प्रोडक्टिविटी है। तो कंज्यूमर्स जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो वो हो गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और जब आपके जो प्लांट्स हैं जो प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आपकी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बायोमास बाय द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा किससे रिलेटेड है, आपके प्लांट से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जहाँ हो रही, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, प्राइमरी प्रोडक्शन को आप किस में यहाँ पर मेजर करते हैं, ये आपका किलो कैलोरी में भी मेजर किया जाता है पर मीटर स्क्वायर, या आपका ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो आपका बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, ये बायोमास का प्रोडक्शन आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। एंड अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको यहाँ पर दो कंडीशन भी याद रखनी है कि जब भी ये प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को कंसीडर करके हम देख रहे हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एरिया की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हम पूरे एरिया की बात करेंगे। हम पहले एक एरिया डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया में, और फिर पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, तो जैसे आपने लिखा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर आप कैसे मेजर कर रहे हैं, पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ठीक है ना। ओके, या किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके,
इट इज़ यूज टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर आप चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पहले तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स की जो पर यूनिट टाइम में या पर यूनिट एरिया में जो बायोमास प्रोडक्शन है वो कितना कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात। हर एक इकोसिस्टम की जब भी आप बात करेंगे वहाँ पर आप इसी मेज़र पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि टेरेस्ट्रियल में भी बड़े सारे आपके एरियाज़ आ जाते हैं ना, फॉरेस्ट का अलग आ जाएगा, डेजर्ट रीजन का अलग आ जाएगा, एल्पाइन रीजन का अलग आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी तो प्लांट्स हैं, तो जहाँ पर भी जो भी प्लांट्स हैं वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किस तरीके से आपके प्रोडक्टिविटी करते हैं उसे आप दो मेज़र पे देखेंगे, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। ओके, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर देखो ज़रा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी आप दो पार्ट में देखते हैं, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड दूसरा है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इन दोनों वर्ड्स को समझेंगे बहुत अच्छे से। एक वर्ड है बेटा ग्रॉस और दूसरा है नेट। ग्रॉस का मतलब होता है होल सोल, कंप्लीट, ठीक है, और नेट का मतलब होता है एग्जैक्टली इस तरीके से समझो, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है और उसे ना सैलरी जो मिलती है, एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल उसे मिलती है 10,000 की सैलरी उसे मिल रही है, ठीक है। अब ये जो 10,000 की सैलरी उसे मिल रही है ये उसका ग्रॉस अमाउंट है जो उसे मिल रहा है उसके सेल्फ के यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अब उससे ये कहा गया कि जब उसे सैलरी दी गई तो उससे ये कहा गया कि उससे जो 2,000 का अमाउंट है ना ये आपको केवल और केवल ऑफिस के वर्क के लिए यूज़ करना है। जब आप ऑफिस आएंगे, जब आप ट्रेवल अलाउंस यूज़ करेंगे, ये उसी में आपको यूज़ करना है, वो आप अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम अगर देखो तो उसके पास जो अमाउंट रिमेन रहा जो उसे वो पर्सनली यूज़ कर सकता है वो क्या रहा, अराउंड 8,000 का अमाउंट, क्योंकि उसके पास आया ज़रूर, वो ग्रॉस था उसका वो क्या 10,000, लेकिन उसके पास नेट कितना बचा जिसे वो टोटली यूज़ कर सकता है, दैट इज़ अराउंड ओनली 8,000। वो 2,000 उसे मिला ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन उसे वो यूज़ कहाँ करना पड़ रहा है, किसी दूसरी प्रोसेस के लिए, उसमें उसका कोई भी राइट नहीं है, वो उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसे वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक वैसे ही होता क्या है प्लांट्स के केस में, बहुत ध्यान से समझेंगे कि जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एनर्जी का प्रोडक्शन तो हुआ, ठीक है, लेकिन अब जो प्लांट्स में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि केवल वो एनर्जी का प्रोडक्शन ही कर रहा है, वो सारे एनर्जी को, जैसे मान लीजिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है किससे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ही थ्रू। अब वो जितनी एनर्जी उसने बनाई है, अब उस एनर्जी को वो पूरी तरीके से तो नहीं दे रहा है, कुछ एनर्जी वो अपने लिए यूटिलाइज भी करेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करते हैं नहीं, जैसे हम एक जनरल रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है और ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, रिलीज होती है, ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। लेकिन रेस्पिरेशन में वो हमारी तरह ही प्रोसेस करते हैं, जिसे आप फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या होता है, इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हो जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने के बाद जो अल्टीमेटली एंड में बचा ना, वो उसका क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट का मतलब ओवरऑल कितना बचा, ठीक है ना। लास्ट में जब पूरी प्रोसेस हो गई तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपने लिखा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये है बेटा, है ना। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से आपने किसको हटा दिया, रेस्पिरेशन प्रोसेस को हटा दिया, क्योंकि रेस्पिरेशन तो ये उसकी सेल्फ की एनर्जी है ना, ये उसने यूज कर ली है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितनी प्रोडक्टिविटी है जो हमें अवेलेबल हुई है बाहर, वो क्या है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स यूज सम ऑफ द जीपीपी इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। कह रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव में रेट ऑफ प्रोडक्शन है ये, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स आपके कुछ प्रोसेस जो है, जब आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो जीपीपी में जितना भी बना है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास, हम अगर समझे थोड़ा सा, जैसे मान लो 30 किलो जूल की एनर्जी यहाँ पे बनी, ठीक है, या आप इसको इस तरीके से देखिए, प्रोडक्टिविटी में जब आप बात कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से समझो, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं इसको, जैसे हमने जीपीपी की बात की, ठीक है, ये आपका हो गया फॉर एग्जाम्पल 30 ग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये आपका 30 ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ओके। तो
तो यहाँ पर जैसे आपका ये वाला अमाउंट है ना, ये जब रेस्पिरेशन में यूज़ हो, मान लीजिए इसका आपने अराउंड 30 से आपने मान लीजिए 10 का यूटिलाइजेशन कर लिया रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बना था 30 का अमाउंट, ठीक है। ये आपका 10 का अमाउंट यूज़ हो गया, तो आपके पास नेट कितना बचेगा, केवल 20 का अमाउंट बचेगा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगा। यही बात लिखी है, इट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल फॉर द कंजप्शन बाय द हेट्रोट्रॉफ। जो अमाउंट अब कहाँ जाएगा, जो आपका अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ले सकता है। प्लांट्स ने जो अमाउंट पूरा बनाया था उसका कुछ अमाउंट उसने अपने लिए भी यूज़ किया इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है हमारे पास, वो वाला पार्ट अब कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, जिसे आप कौन यूज़ करेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स यूज़ करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि जीपीपीज जो है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उससे जब रेस्पिरेशन को आप क्या करते हैं, हटाते हैं, तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से और क्लियर कर लो कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए बेटा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या हुआ, खाना बना, ठीक है। अब घर में खाना बना, तो खाना बनाते हुए घर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 चपाती बनी, ठीक है। तो उन 20 चपाती को जब घर में बनाया गया, केवल एग्जांपल के लिए है, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए, कि वो 20 चपाती जैसे जब किचन में बनाई जा रही थी ना, वो किचन में बनाते बनाते जो भी इंडिविजुअल उसे बना रहा था, उसने वहाँ से 5 चपाती को क्या कर लिया, ईट अप कर लिया, खा लिया। तो अब अल्टीमेटली जितनी चपाती बची वो क्या है, 15, केवल 15 चपाती तो बची। अब वो 15 चपाती सबको दे दी गई हैं खाने के लिए, क्लियर, बाहर जितने भी मेंबर बैठे हुए। तो अल्टीमेटली बना तो 20 का प्रोडक्ट था ना, बनी 20 चपाती थी, लेकिन 5 यूज़ हो गए। वहीं पर जिसने बनाई उसने ही उसे यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, जितनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई थी, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस में सेल्फ में यूटिलाइज कर दिया गया। जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा वो आपका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो भी अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट से नेक्स्ट आपका किस तरीके से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पास ऑन होता रहेगा। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। प्लांट प्रोडक्टिविटी जो है आपकी वो वेरी करती है डिफरेंट इकोसिस्टम में, और ये किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी हर जगह सेम होगी। अगर मान लीजिए आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही अच्छे नहीं हैं, तो ये उस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो यही बात कह रहा है कि पर्टिकुलर जितने भी आपके इकोसिस्टम हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहती है, फोटोसिंथेटिक अवेलेबिलिटी कैसी है, आपको सनलाइट कितनी मिल रही है, ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे कि आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। ओके ओके, सो दिस इज अबाउट हेयर। जैसे ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्लांट प्रोडक्टिविटी है ना आपकी, वो आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करती है। एंड मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर इस वाले क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा आते हैं आपके, कि जो मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल है वो आपकी कहाँ है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट के पास। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, ट्रॉपिक लेवल पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैक्सिमम सनलाइट आपकी कहाँ अवेलेबल हो रही है, ट्रॉपिकल रीजन पे, ठीक है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिलती है एंड एवरेज इन टेम्परेट रीजन। ओके, और जैसे ही रेन और ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है, प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज कर जाती है। सो प्लांट प्रोडक्टिविटी वेरीज ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर चुकी है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ पर जो आपके टाइप ऑफ प्लांट्स हैं वहाँ पर उन्हें कितना ज़्यादा फोटोसिंथेटिकली वो एक्टिव है, वहाँ पर कितना रेडिएशन अवेलेबल हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ओके, और ये आपका ट्रॉपिक्स पर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ट्रॉपिकल्स पर आपकी सबसे ज़्यादा है और टेम्परेट पर आपकी ये एवरेज रहती है। ओके ओके, सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हेयर। ओके, एंड दिस इज़ द वन मोर पॉइंट हेयर कि जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, जब आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, सो इट इज़ कंपैरेटिवली लेस देन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड वाई इट इज़, सोचने वाली बात है, जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, तो वहाँ पर जैसे ही ना, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जैसे ही सनलाइट आपकी क्या पड़ रही है, वाटर के सरफेस पर पड़ती है, जैसे ही वो डीपन जाती है तो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है। तो एक तो वहाँ पर वो उस इंटेंसिटी से सनलाइट को ग्रैब नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब आप टेरेस्ट्रियल की बात करते हो तो नंबर ऑफ प्लांट्स आर देयर, ठीक है, और वो भी डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में सारी प्रोसेस कर रहे हैं।
तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिमिटेड सनलाइट अवेलेबल है, पहला पॉइंट। अवेलेबल विद द इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ, जैसे जैसे वाटर डेप्थ इंक्रीज करती है आपका जो सनलाइट है वो लिमिट हो जाता है, एंड लेस प्रोडक्टिविटी होती है एज कंपेरिजन टू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ये डायरेक्ट डेटा आपका दिया हुआ है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की तो वो है अराउंड 115, अराउंड 115 बिलियन टन अमाउंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये बात करें तो ये है अराउंड केवल 55 बिलियन टन। ठीक है, ये वाला अमाउंट आपका प्रोडक्टिविटी में जनरेट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के थ्रू। ठीक है, ओके, सो फर्दर अब हम यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद। मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो आपके फोटोसिंथेटिकली वहाँ पर जो एक्टिव आपकी कंडीशन है वहाँ पर आपका क्या हो रहा है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर रिलेटेड क्या है? प्लांट्स की आपने बात की, फाइटोप्लैंक्टन्स की बात की, वो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल होंगे जहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? मैंने बताया आपको कंज्यूमर से, है ना। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स। यस, वी आर नोइंग इट कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो किस पे फीड अप करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स पर या हर्बीवोर्स पर। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपकी कहाँ से आ रही है? ये वो ऑर्गेनिक मैटर है जो आपका कंज्यूमर्स फॉर्म करते हैं, स्पेसिफिकली सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यस, ओके, तो अब यहाँ पर हम जो प्रोसेस देखने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस डिटेल में। आपने अभी समझा प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, फिर प्रोडक्टिविटी के सारे मेजर्स, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आपने कंप्लीट कर लिया है जीपीपी के बारे में एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में कि किस तरीके से कितने सारे पैरामीटर्स है जो इस पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठीक, ओके, अब देखिए ज़रा डिकम्पोजिशन प्रोसेस का डिटेल पार्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। Process of breaking down of complex organic matter into simpler compound is known as decomposition। हमें पता है कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक लार्जर कॉम्प्लेक्स है, उसे सिंपलर कंपोनेंट्स में क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिकम्पोज करना है, उसके कंपोजिशन को ब्रेक डाउन करना है, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। तो यही लिखा है कि जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर कंपाउंड में क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है विद इन व्हाट? इसके जैसे आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी मेजर कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, वॉट एवर इट इज़, उसके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? तोड़ दी जाएंगी, मतलब उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस आपकी डिकम्पोजिशन है। सो इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर कंपाउंड्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ओके, द कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स आर द डेड प्लांट रिमेन्स। ध्यान से समझो, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं जब आप बात करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस की, ये क्या है? डेड प्लांट रिमेन्स हैं, सच एज लीव्स हो सकती हैं, आपकी जो पत्तियां हैं जो ज़मीन में गिरी हुई हैं, सड़ी गली सी पत्तियां हैं, उनके ऊपर ये वाली प्रोसेस हो सकती है डिकम्पोजिशन की। आपने डिकम्पोजर्स के बारे में भी पढ़ा है, बार्क है, फ्लावर्स है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स है, ठीक है, किसी एनिमल की डेथ हो गई है तो वहाँ पर भी क्या होगा? डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी, वो अब अपने छोटे छोटे से सिंपलर सब्सटेंसेस में, कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डिकम्पोजर्स। फिर से आप वही डिकम्पोजिशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। फेकल मैटर ऑल्सो, ठीक है, जो एनिमल वेस्ट, एक्सक्रीटा एंड एवरीथिंग। कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट डेट्राइटस, ठीक है, विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन। ये हम डेट्राइटस फूड चेन में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जो डेट्राइटस है आपका, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है मेजर फ्रेगमेंट्स प्रोसेस जो आपके हैं ना डिकम्पोजिशन के, वो क्या क्या है। उसमें से सबसे पहले तो आपको जो प्रोसेस देखनी है वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। इसको पहले यहाँ आप देख लो ज़रा। आपको सबसे पहले एक प्रोसेस पढ़नी होगी, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन के बाद आप जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो है लीचिंग की प्रोसेस, देन आप पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, एंड देन आफ्टर आपको स्टडी करना है द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो एक तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर कि आपको डिकम्पोजिशन प्रोसेस में
इसे कितने स्टेप में डन करना है, ठीक है। तो 4 स्टेप्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या क्या है? पहला आप पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, दूसरा है लीचिंग प्रोसेस, देन कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, एंड फोर्थ वन इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन प्रोसेस। अब एक एक करके हम इन सारे स्टेप्स को यहाँ कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिए ज़रा इसको। फ्रेगमेंटेशन में सबसे पहले तो क्लियर होता चला जा रहा है, फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे से फ्रेगमेंट में तोड़ना है हमें, फ्रेगमेंटेशन करना है, ठीक है। छोटे छोटे से फ्रेगमेंट मतलब एक कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर है, उसको पहले सिंपलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है। जैसे डिकम्पोजिशन अकर्स इन अ स्टेप वाइज मैनर, ये इसके सारे स्टेप्स है जो अभी हमने चारों स्टेप पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, द डेट्रीवोर्स लाइक द अर्थवॉर्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स फीड ऑन द डेट्राइटस, ठीक है। हमने डेट्रीवोर्स के बारे में पढ़ा है, अर्थवॉर्म है, एंड ब्रेक दैम इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, बिल्कुल सही बात है, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, मतलब आपके लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में या स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने की प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डेट्राइटस ने क्या कर दिया? फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। ओके, अब फ्रेगमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे बेटा? फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारी जो दूसरी प्रोसेस थी वो थी लीचिंग की प्रोसेस। यस, अच्छा, अब क्या हुआ, जब फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हुई उसी समय पर मान लीजिए क्या हुआ कि जहाँ जिस सॉइल में ये प्रोसेस हो रही थी ना, वहाँ पर रेनफॉल हुई, ठीक है, पानी बरसा। तो हुआ क्या कि उस सॉइल सरफेस से क्या हुआ, नीचे पोरोसिटी होगी, ठीक है, सॉइल के होल्स हैं। तो अब वहाँ पर जब ये पूरी प्रोसेस चल रही है तो वहाँ पर जितना भी उसके पास ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स थे, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, सबसे पहले इसको समझो, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो गो डाउन हो जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं इनटू द सॉइल होराइजन। मिट्टी की जो लेयर्स है उसे आप क्या कहते हैं साइंटिफिकली? सॉइल होराइजन कहते हैं। एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोर्स, ठीक है। मतलब अब ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं अनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये आपके सॉइल सरफेस में सॉइल हॉरिजन के नीचे जा चुके हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। तो लीचिंग की प्रोसेस में क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस हो रही है, और जो आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर सॉल्युबल है, वो पानी के साथ कहाँ चले गए हैं? नीचे की सरफेस पर चले गए हैं। ओके ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आपको जो देखना है दैट इज कैटाबॉलिज्म। हाँ, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हुई और जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे वो लीचिंग के थ्रू नीचे आ गए, लेकिन अभी भी पूरा डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। अब एक प्रोसेस होगी जिसे आप कहेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में मेन रोल आता है बेटा एंजाइम्स का, ठीक है, एंजाइम्स का। और ये एंजाइम्स आपके कहाँ से आएंगे? जो आपके फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं आपके उस डेट्राइटस पर, और ये क्या करते हैं? ये डिग्रेड करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ठीक है। So, the fungal bacterial enzymes act on the detritus to degrade it into inorganic substances. This is called catabolism. Is it clear? Catabolism की process clear हो गई है, ठीक। So, detritus को fragmentation दिया गया, fragmentation की process हुई, फिर leaching की process हुई, then catabolism की process हुई। Okay, अब catabolism की process जब ये done हो गई ना, तो ये तीनों प्रोसेस क्या हो रही है? साइमल्टेनियसली हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें पहले ये पता चले कि पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ है फिर आपकी लीचिंग हुई। साइमल्टेनियसली चलती चली जा रही है, जैसे जैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लीचिंग भी हो रही है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। ये सारी प्रोसेस पूरे पार्ट का, ऐसा नहीं कि पहले पूरे का फ्रेगमेंटेशन होगा फिर पूरे की लीचिंग होगी, ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, वो जो भी फ्रेगमेंट आपका उस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट में जिसका फ्रेगमेंटेशन हो गया उसकी लीचिंग हो जाएगी। पूरे पार्ट में जरूरी नहीं कि एक साथ ही पूरे का फ्रेगमेंटेशन हो, एक साथ ही लीचिंग हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको समझेंगे कि ये सारी प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रही। अब आ जाओ ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस। ह्यूमिफिकेशन में एक वर्ड आ रहा है जो आपको सबसे पहले समझ में आ रहा होगा। देखो ये ह्यूमी वाला, यहाँ पर एक वर्ड याद रखो, ह्यूमस। ह्यूमस कितना कॉमन वर्ड है जो हम सुनते हैं ना, इन अ फॉर्म ऑफ मैन्योर, कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूमस चाहिए, हमें मैन्योर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमस वैसा ही वर्ड है, उसी से रिलेट करता हुआ। ह्यूमस आपके पास जो है ना कहीं एक तरीके का आपका डार्क ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस आपका क्रिएट होता है ना सॉइल सरफेस पर, जो कि आपका न्यूट्रिएंट रिच है, दैट इज ह्यूमस, है ना। अब यहाँ देखो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस मतलब ह्यूमस बनना है अब, है ना। सो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क एमॉर्फस, डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउनिश कलर का डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस एज अ थिन लेयर इज कॉल्ड द ह्यूमिफिकेशन। मतलब ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस आपका जो डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस एक थिन लेयर के फॉर्म में तैयार होता है, दैट इज द प्रोसेस विच इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। एंड द डार्क सब्सटेंस
इज फॉर्म्ड इज नोन एज ह्यूमस। यहाँ देखो ये डार्क ब्राउनिश कलर का आपको एक ये थिन लेयर दिखाई दे रही है विच इज नोन एज व्हाट, ह्यूमस। यस। अच्छा अब यहाँ देखो जरा, ह्यूमस में आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। ह्यूमस के आपके पास क्या क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये न्यूट्रिएंट रिच होगा, ठीक है। कोलाइडल इन नेचर है। कोलाइडल इन नेचर का मतलब तुम ऐसे समझो कि अगर आप इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या ये कंप्लीटली डिजोल्व होने वाला नहीं, इसके पास पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स है वहाँ पर, तो वो आपका क्या कहते हैं एक तरीके कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं है। हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन। अब यहाँ पर माइक्रोबियल प्रोसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं ह्यूमस में, ठीक है। ये पूरी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कंप्लीट करके बनी हुई है, ठीक है। एंड एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और इसमें जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो रेट पर होती है, ओके। सो हेयर आफ्टर दैट आपका जो लास्ट प्रोसेस है जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन आपको साथ में देखना है। ह्यूमस बना, ह्यूमस के साथ ही साथ जितने भी मिनरल्स थे, मिनरल्स का मीनिंग क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपके पास पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, दे ऑल आर द मिनरल ना, तो बिल्कुल उस लेवल पर जा करके जब वो चीज़ें आपकी फ्रेगमेंट बिल्कुल डिकम्पोज हो रही है तब आप उसे क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो ह्यूमस को आपका फर्दर डिग्रेड किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। मतलब ह्यूमस बनने की बाद की जो प्रोसेस है दैट बिलोंग्स टू द मिनरलाइजेशन, जिसमें मिनरल्स अटेन होते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल हियर, okay. So this is all about the process of decomposition, okay. So हमने ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। डिकम्पोजिशन वी ऑल कैन सी हियर कि जैसे आपका एक ट्री है वो सॉइल में ग्रो किया, फिर आपका जो लीव्स हैं उसको क्या किया, इंसेक्ट ने ईटअप किया, एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी फूड वेब में ये आ गया आपका, ठीक है। फिर इस तरीके से कैसे पूरी साइकिल आपकी ऑर्गेनिक रिच सॉइल बनाती है, अल्टीमेटली ह्यूमस का फॉर्मेशन करती है और मिनरलाइजेशन को यहाँ पर कंप्लीट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ओके। और एक चीज़ जो आपको यहाँ देखनी है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर की बात की जाए तो क्या वो डिकम्पोजिशन को इम्पैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लोवर इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, बट ऑब्वियस चीज़ है ड्राई कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर इट इज़ नॉट ईजी कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो, डिकम्पोजर्स अवेलेबल हों, ठीक है। जबकि मॉइस्ट कंडीशन में ये ईजी हो जाता है। तो यही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड की कंडीशन है या ड्राई कंडीशन है तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो होती है। कोल्ड वाली कंडीशन को ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करिए कि जैसे आपने कोई भी फूड आइटम लिया, ठीक है, उस फूड आइटम को अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती हुई सी दिखती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कूलिंग कंडीशन में आपको पता है कि समवेयर माइक्रोबियल जो आपका अटैक है वो कम हो जाता है ना, तो वहाँ पर उसकी लॉन्गिविटी आपको देखने को मिलती है। तो वही कह रहा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लोवर होता है कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन में, एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर होता है, याद रखिएगा, वार्म कंडीशन में, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो रही है, वार्म कंडीशन है, एंड मॉइस्ट कंडीशन है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ओके। और ये पॉइंट भी याद रखना है बेटा कि जो आपकी एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन है ये भी डिकम्पोजिशन को क्या करती है, इम्पैक्ट करती हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। मतलब अगर आपका एरोबिक प्रोसेस है मतलब वहाँ पर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या यूटिलाइज कर रहे होंगे, ऑक्सीजन का। सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपका स्लोवर होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे आपके पिरामिड वाले पार्ट को, ठीक है। किस तरीके से आपके जितने भी इकोसिस्टम के पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और ध्यान से आज हमने जो कुछ भी कंप्लीट किया है उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ओके। थैंक यू एवरीवन।